नमस्कार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि भारतीय संसद ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो आज हम इसी की पूरी बनावट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी की नींव और भी पक्की हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि भारत में संसद का एक नहीं बल्कि दो दो सदन क्यों हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो क्यों हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो बस इसी सिस्टम को कहते हैं द्विसदनीय प्रणाली या बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून बनाने की जो ताकत है वो किसी एक हाउस के हाथ में नहीं है। नहीं, उसे दो सदनों के बीच बांटा गया है। इससे होता क्या है? एक तरह का चेक एंड बैलेंस बना रहता है, ताकि कोई भी एक सदन अपनी मनमानी ना कर सके। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, जब हम संसद कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। जैसा कि ये नोट साफ-साफ दिखा रहे हैं, संसद असल में 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर ही भारत की संसद कहलाते हैं। अच्छा, अब इनके नामों को भी ठीक से समझ लेते हैं। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस। लेकिन इनके असली नाम इनके काम को दर्शाते हैं। देखिए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, जो सीधे सीधे हम लोगों को, भारत की जनता को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं लोकसभा में, वो सदन जिसे हम लोगों का सदन कहते हैं। ये वो जगह है जो सीधे तौर पर हम नागरिकों की आवाज है। तो आखिर ये काम कैसे करता है और इसकी क्या-क्या खासियतें हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये नोट्स लोकसभा के बारे में सारी जरूरी बातें एक ही जगह पर ले आते हैं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, तो लोकसभा के बारे में ये फैक्ट्स याद रखने हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, अभी 545 हैं। इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। और हाँ, सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल। इसीलिए तो इसे लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि ये सीधे जनता के वोटों से चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा की बात तो हो गई। अब चलते हैं दूसरे सदन की तरफ, यानी राज्यसभा, राज्यों की परिषद। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये सदन कैसे काम करता है और लोकसभा के साथ मिलकर एक बैलेंस कैसे बनाता है। अब देखिए, इन नोट्स में राज्यसभा की बनावट और इसके काम करने का तरीका बताया गया है। और जो सबसे मजेदार बात है वो है इसकी चुनाव प्रक्रिया, जो लोकसभा से आप कह सकते हैं एकदम अलग है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर लोकसभा से काफी बड़े अंतर हैं, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अभी 245 हैं, जिनमें से 233 चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, 5 साल नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 साल। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। एक तरफ लोकसभा, 5 साल का कार्यकाल, न्यूनतम उम्र 25 साल। दूसरी तरफ राज्यसभा, एक परमानेंट बॉडी, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और न्यूनतम उम्र 30 साल। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और हाँ, पैसों के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। ये चार्ट सारे बड़े अंतर एक ही बार में साफ कर देता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास केस पर, एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। ये है मनी बिल या धन विधेयक। ये वो मामला है जहां पावर का तराजू पूरी तरह से लोकसभा की तरफ झुक जाता है। तो आखिर ये मनी बिल होता क्या है? देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 110 इसे डिफाइन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बिल है जो पूरी तरह से पैसे, रुपए से जुड़े मामलों के लिए होता है। जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, सरकार को कहीं से उधार लेना हो, या फिर भारत की संचित निधि से कोई खर्चा करना हो।
अब इसकी यात्रा को समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरी बात, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका आखिरी फैसला लोकसभा के स्पीकर का होता है। एक बार उन्होंने कह दिया तो बस वो फाइनल है। फिर ये बिल राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं अपनी सिफारिशें देने के लिए। वो इसे ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। और अंत में लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशें माने या ना माने, मतलब असली पावर पूरी तरह से लोकसभा के हाथ में है। ठीक है, हमने दोनों सदनों की बात कर ली, लेकिन इन सदनों की कार्रवाई को चलाता कौन है? कौन है जो पूरे हाउस को मैनेज करता है? चलिए अब बात करते हैं इनके पीठासीन अधिकारियों की, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। लोकसभा में होते हैं स्पीकर। जैसा कि आप देख सकते हैं 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, और जैसा हमने अभी अभी बात की, उनकी एक बहुत बड़ी पावर है कि वो ही ये सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका ये फैसला फाइनल होता है। और अब राज्यसभा की बात करें तो वहाँ होते हैं सभापति यानी चेयरमैन। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ये आर्टिकल 64 और 89(1) में लिखा है, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। एक और बात, सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। उनका वोट सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, जब किसी बिल पर वोट टाई हो जाए, यानी बराबर बराबर हो जाए, तब वो अपना कास्टिंग वोट डालते हैं, जो कि निर्णायक होता है। तो चलिए आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक आखिरी सवाल के साथ समेटते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर दिया गया है तो उसे पास करने की असली यानी अंतिम शक्ति किस सदन के पास है, लोकसभा या राज्यसभा? सोचिए जरा, इसका जवाब अब आपके पास जरूर होगा।